तो चलिए इस सूक्ष्म ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक ठोस अविभाज्य कण की धारणा एक ऐसे जटिल सिस्टम में बदल गई जिसमें और भी छोटे कण मौजूद हैं और यही कण हमारे चारों ओर की हर चीज को बनाते हैं। तो हमारी यात्रा इस पहली छवि से शुरू होती है जिसका शीर्षक है परमाणु की संरचना, पदार्थ के सूक्ष्म ब्रह्मांड की एक यात्रा। इसमें हमें परमाणु का एक क्लासिक मॉडल दिखाया गया है। हाँ, केंद्र में एक गोला है और उसके चारों ओर कुछ कक्षाएं हैं जिनमें छोटे छोटे कण घूम रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीर हमारे विश्लेषण की नींव रखती है। केंद्र में जो लाल और ग्रे गोलों का समूह है वो है नाभिक, मतलब न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जो हरे कण बाहरी कक्षाओं में घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। और ये पूरा ढांचा ही एक परमाणु है। चलिए अब हम अगले स्लाइड पर हैं। यहाँ दो विचार दिखाए गए हैं। एक तरफ एक ठोस पत्थर है जिस पर डाल्टन लिखा है और दूसरी तरफ वही पत्थर टूटकर एक जटिल संरचना में बदल रहा है। ये स्लाइड असल में विचारों के विकास को ही दर्शाती है। पुराना विचार जो डाल्टन का था वो ये था कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब उसे तोड़ा नहीं जा सकता, इंडिविजिबल। हाँ, इंडिविजिबल। लेकिन 19वीं और 20वीं सदी में जे थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक जैसे वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि परमाणु इसके अपने मूलभूत काय हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसकी संरचना के दो मुख्य भाग हैं, एक नाभिक यानी न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा नाभिक के बाहर का क्षेत्र जिसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। तो अगला स्लाइड हमें पदार्थ के वैद्युत स्वभाव के बारे में बताता है। यहाँ माइकल फैराडे का जिक्र है और एक बीकर में इलेक्ट्रोड डूबे हुए दिखाए गए हैं। जी हाँ, 1830 में माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटे यानी इलेक्ट्रोलाइट पर प्रयोगों से दिखाया कि पदार्थ में जो विद्युत है वो सूक्ष्म कणों से बनी है। और इसके बाद घर्षण वाले प्रयोग भी हुए, जैसे कांच की छड़ और रेशम वाला। बिल्कुल, उनसे भी आवेश का प्रमाण मिला। और दिलचस्प बात यह है कि 1874 में जे स्टोनी ने विद्युत की इस सबसे छोटी इकाई के लिए इलेक्ट्रॉन नाम का सुझाव दिया था। इसकी खोज से भी पहले। हाँ, इसकी खोज से भी पहले। तो अब हम इलेक्ट्रॉन की असल खोज पर आते हैं। इस स्लाइड में एक विसर्जन नलिका या डिस्चार्ज ट्यूब का चित्र है। ये सेटअप क्या था? ये 1879 में विलियम क्रुक का प्रयोग था। उन्होंने एक करीब 60 सेंटीमीटर लंबी कांच की नली ली जिसके दोनों सिरों पर कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड थे। कैथोड मतलब नेगेटिव और एनोड मतलब पॉजिटिव। सही। नली के अंदर बहुत कम दाब पर गैस भरकर और बहुत हाई वोल्टेज करीब 10,000 वोल्ट लगाकर उन्होंने देखा कि कैथोड से एनोड की ओर कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। अदृश्य? हाँ। और ये किरणें जब नली के कांच से टकराती थी तो हरे रंग की एक चमक, मतलब प्रतिदीप्ति या फ्लोरेसेंस पैदा करती थी। इन्हीं किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। तो इन कैथोड किरणों के गुण क्या थे? इस स्लाइड में 3 अलग अलग प्रयोग दिखाए गए हैं: छाया प्रभाव, यांत्रिक प्रभाव और वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव। ये तीनों प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण थे। छाया प्रभाव ने दिखाया कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। अच्छा। फिर यांत्रिक प्रभाव, जिसमें एक हल्के पहिए को घुमाया गया, उसने साबित किया कि इनमें कणों की प्रकृति है, मतलब इनमें द्रव्यमान भी है और वेग भी। और सबसे जरूरी वाला, सबसे महत्वपूर्ण था वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव। जब इन किरणों को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा गया तो ये पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ गईं। अच्छा, तो इससे ये पक्का हो गया कि ये नेगेटिव चार्ज वाले कणों से बनी है। बिल्कुल, इससे ये सिद्ध हुआ कि ये ऋणावेशित हैं। तो इन ऋणावेशित कणों यानी इलेक्ट्रॉनों के बारे में हमें और क्या पता चला? ये स्लाइड तो आवेश और द्रव्यमान पर केंद्रित है। हाँ, तो 1897 में जे थॉमसन ने इन कणों का ईएम, मतलब आवेश और द्रव्यमान का अनुपात निर्धारित किया। और फिर बाद में आर.ए. मिल्कन ने अपने तेल की बूंद वाले प्रयोग से इलेक्ट्रॉन का सटीक आवेश यानी चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 C निर्धारित किया। तो इन दोनों मानों से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी निकल गया होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम निकाला गया, जो कि हाइड्रोजन परमाणु का लगभग 1833वां हिस्सा है। बहुत ही हल्का। तो निष्कर्ष ये निकला कि इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं का एक मूल नेगेटिव चार्ज वाला कण है। एकदम सही। इलेक्ट्रॉन के बाद अब बात प्रोटॉन की। इस स्लाइड में एक अलग तरह का प्रयोग दिखाया गया है जिसमें छिद्रित कैथोड का इस्तेमाल हुआ है। ये 1886 में गोल्डस्टीन का प्रयोग था। उन्होंने पाया कि जब कैथोड में छेद होते हैं
तो कुछ किरणें एनोड से कैथोड की तरफ आती हुई दिखाई देती हैं। इन्हें एनोड किरणें कहा गया। तो ये एनोड से निकल रही थी? नहीं, यही तो मजेदार बात है। ये एनोड्स नहीं, बल्कि नली के अंदर जो गैस थी उसके आयनीकरण से उत्पन्न होती थी। अच्छा। और जब हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया तो सबसे हल्का धन कण यानी पॉजिटिव पार्टिकल प्राप्त हुआ, जिसे बाद में प्रोटॉन कहा गया। और इसका आवेश और द्रव्यमान कितना था? इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर ही था, बस पॉजिटिव था, +1.6 × 10⁻⁻19 C, और द्रव्यमान था 1.67 × 10⁻24 ग्राम, जो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है। अब एक और महत्वपूर्ण खोज, रेडियोधर्मिता। यहाँ इस स्रोत से 3 तरह की किरणें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जी, 1896 में हेनरी बिक्रेल ने ये खोज की थी। उन्होंने पाया कि यूरेनियम लवण से अपने आप ही विकिरण का उत्सर्जन होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। हाँ, और ये विकिरण 3 प्रकार का था। एक थी अल्फा किरणें, जो पॉजिटिव थी। हाँ, ये धनावेशित होती हैं और इनकी भेदन क्षमता कम होती है। दूसरी थी बीटा किरणें। ये तो नेगेटिव थी, मतलब इलेक्ट्रॉन ही। बिल्कुल, ये ऋणावेशित होते हैं और इनकी भेदन क्षमता अल्फा से ज्यादा होती है। और तीसरी थी गामा किरणें, जिन पर कोई आवेश नहीं था। सही। ये आवेश रहित होती हैं और इनकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो इन सभी खोजों के आधार पर पहला परमाणु मॉडल आया होगा। ये स्लाइड थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को एक तरबूज के उदाहरण से समझा रही है। हाँ, इस मॉडल के अनुसार परमाणु 10⁸ सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला है, एक पॉजिटिव स्फीयर। बिल्कुल। और जैसे तरबूज के बीज धसे होते हैं, वैसे ही इस धनावेश में इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। इस मॉडल की सफलता क्या थी? इसमें सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की जा रही है। हाँ, और इस प्रयोग के जो प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशंस थे, वो क्रांतिकारी थे। क्या देखा उन्होंने? पहली चीज कि ज्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए। इसका मतलब था कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खोखला है, खाली है। अच्छा। दूसरी चीज कि कुछ कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए, मतलब अपने रास्ते से थोड़ा मुड़े। इससे पता चला कि केंद्र में कोई धनावेशित भाग है जो उन्हें धकेल रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात वो ये थी कि बहुत थोड़े कण, मतलब लगभग 20,000 में से कोई एक वापस लौट आए 180 डिग्री पर। कमाल है। इससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु का सारा धनावेश और सारा का सारा द्रव्यमान एक बहुत ही छोटी सी जगह में केंद्रित है। तो उन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना नाभिकीय मॉडल दिया, जी, जिसे सौर मंडल मॉडल भी कहा जाता है। जी। इस मॉडल की मुख्य विशेषताएं थीं, पहली नाभिक यानी न्यूक्लियस, जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज और द्रव्यमान है। हाँ, एक अत्यंत सूक्ष्म भाग में केंद्रित है। दूसरी विशेषता इलेक्ट्रॉन, वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं मतलब ऑर्बिट्स में घूमते हैं। बिल्कुल। और तीसरा था संतुलन। आकर्षण बल जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच है, उसको अपकेंद्रीय बल द्वारा संतुलित किया जाता है। मतलब परमाणु एक विशाल शून्य की तरह है। अगला स्लाइड परमाणु क्रमांक के बारे में है, जिसे Z से दर्शाया गया है। 1913 में मोज़ले ने बताया कि किसी तत्व का मौलिक गुण परमाणु द्रव्यमान नहीं, बल्कि परमाणु क्रमांक है। और इसकी परिभाषा क्या है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसलिए Z = P = E। तो ये किसी तत्व की पहचान है। हाँ, ये उसकी यूनिक आइडेंटिटी है। अब परमाणु के तीसरे मूलभूत कण की खोज पर आते हैं, न्यूट्रॉन। इस स्लाइड में चैडविक का प्रयोग दिखाया गया है। जेम्स चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बमबारी करके एक नए कण की खोज की। और ये कण कैसा था? ये कण विद्युत उदासीन था, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए इसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया। और इसका द्रव्यमान? इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर ही था, और ये नाभिक में प्रोटॉन के साथ ही स्थित होता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद अब हम परमाणु के संगठन को पूरी तरह समझ सकते हैं। ये स्लाइड द्रव्यमान संख्या यानी A के बारे में है। द्रव्यमान संख्या A नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का कुल योग है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सूत्र है A = Z + N। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे एल्यूमिनियम 2713 Al। अच्छा उदाहरण है। इसमें परमाणु क्रमांक Z 13 है, यानी 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन।
और द्रव्यमान संख्या 27 है। हाँ, A बराबर 27 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या होगी A माइनस Z, यानी 27 माइनस 13 बराबर 14 न्यूट्रॉन। हमारी यात्रा के अंतिम स्लाइड में 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। हाँ, ये परमाणुओं को वर्गीकृत करने मतलब क्लासिफाई करने के तरीके हैं। तो सबसे पहले समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। ये वे परमाणु हैं जिनका परमाणु क्रमांक Z समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या A भिन्न होती है। जैसे हाइड्रोजन? बिल्कुल, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। और संभारिक यानी आइसोबार्स? ये वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या A समान होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक Z भिन्न होता है। मतलब वजन एक जैसा पर पहचान अलग। सही कहा। जैसे आर्गन और कैल्शियम, दोनों का द्रव्यमान 40 है, पर एक का Z 18 है और दूसरे का 20। और आखिर में सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन्स। ये वे परमाणु हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन Z और A दोनों अलग-अलग होते हैं। इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे कार्बन 14 और नाइट्रोजन 15, दोनों में 8 न्यूट्रॉन हैं। तो ये थी परमाणु की संरचना की यात्रा। हमने डाल्टन के एक सरल अविभाज्य कण से शुरुआत की और एक ऐसे जटिल सिस्टम तक पहुंचे जिसमें एक नाभिक है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और जिसकी पहचान उसके प्रोटॉनों की संख्या से होती है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं। हमने समस्थानिकों के बारे में जाना, जहां सिर्फ 1 या 2 न्यूट्रॉन का फर्क होता है, लेकिन ये छोटा सा फर्क गुणों में कितना बड़ा अंतर ला सकता है। ये सोचने वाली बात है। या फिर कार्बन 12 स्थिर क्यों है, जबकि कार्बन 14 जिसमें सिर्फ 2 अतिरिक्त न्यूट्रॉन हैं, वो रेडियोधर्मी हैं। तो ये दिखाता है कि ये सूक्ष्म कण हमारी दुनिया पर कितना गहरा प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इस सूक्ष्म स्तर पर संतुलन कितना नाजुक है और ये हमारी दुनिया को कितने अप्रत्याशित तरीकों से नियंत्रित करता है।